वो क्या आग्रह ना, पढ़ते रहो तुम जुनून के साथ। पढ़ते रहो तुम जुनून के साथ, कामयाबी होगी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है? अब ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इनमें से आपको बताना है कि किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है। LIC, PNB, ICI या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने लॉन्च की है भाई? ये लॉन्च की है LIC ने। आइए जान लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम। अब भारतीय जीवन बीमा निगम जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ने आरोग्य रक्षक एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में समय पर सहायता प्रदान करता है और बीमाधारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करता है। आरोग्य रक्षक पॉलिसी की विशेषता क्या है? भुगतान प्रतिपूर्ति की विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। आमतौर पर व्यापक स्वास्थ्य नीति बीमा राशि की सीमा तक चिकित्सा उपचार पर किए गए वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति करता है। दूसरी ओर आरोग्य रक्षक पॉलिसी वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना बीमा राशि के बराबर एक मुफ्त लाभ का भुगतान करती है। व्यक्ति एक पॉलिसी के तहत अपने पति या पत्नी, सभी बच्चों और माता पिता का बीमा कर सकते हैं। यह पॉलिसी प्रमुख बीमित पति पत्नी, माता पिता जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है और 91 दिनों से 20 वर्ष की आयु के बीच के लिए उपलब्ध है। मूल भीति पति पत्नी माता पिता के लिए उपलब्ध कवर अवधि वर्ष 80 तक है, जबकि यह बच्चों के लिए 25 वर्ष तक उपलब्ध है। अब बात करते हैं LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। LIC स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 और LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर किसने लॉन्च किया है? न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर किसने लॉन्च किया है? जेफ बेजोस, मार्क बर्ग, बिल गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉन्च किया है भाई जेफ बेजोस ने। तो आइए जान लेते हैं जेफ बेजोस के बारे में। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस अंतरिक्ष अग्रणीय दौड़ के 82 वर्षीय वैली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की, जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डैमन थे। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई कि सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे? वैली फंक, और सबसे कम उम्र के थे ओलिवर डैमन। जब कैप्सूल 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान के बाद वापस नीचे आ गया तो जेफ बेजोस ने कहा, अब तक का सबसे अच्छा दिन। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। अब अमेजन CEO कौन है भाई? एंड्रयू और
जैसी अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला बुक। अब पहला बुक विलेज का खिताब किस राज्य को दिया गया है? पहला बुक विलेज। अब बुक विलेज का खिताब किस राज्य को मिला है भाई? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा भाई केरल को मिला है। आइए जान लेते हैं। कोल्लम जिले के पेरमकुलम, ये जो कोल्लम जिले के पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का परिणाम है। पेरमकुलम कोल्लम जिले के कोटारकारा के पास कुलाकदा में एक छोटा सा गांव है। बाबूजी स्मारक ग्रांड साला गांव का एक पुस्तकालय इस राज्य का पहला पुस्तकालय गांव बनने के इस प्रयास में सबसे आगे हैं। अब पुस्तकालय के बारे में, पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताब ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस रख सकता है। ऐसी 11 अलमारियां गांव में लगाई गई हैं और घर में 7,000 से ज़्यादा किताबें हैं। पुस्तकालय घरों में किताबें भी पहुंचाता है। महान मलयालम लेखक M.T. वासुदेव नायर ने इसे बुक विलेज कहा है। इसके बाद राज्य पुस्तकालय परिषद ने मुख्यमंत्री को अपनी अनूठी उपलब्धि की सूचना दी और उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस वर्ष के पठन दिवस पर पेरमकुलम को बुक विलेज की उपाधि से सम्मानित किया। घरों में किताब बांटने की पहल ने कई लोगों की मदद की। न केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए बल्कि महामारी से लड़ने के लिए भी कोविड मानदंडों का पालन करते हुए पुस्तकों का वितरण के लिए एक टीम को तैनात किया गया। प्रख्यात लेखक M. मुकुंदन पुस्तकालय के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैगलेवे ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? अब मैगलेवे ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है आपके चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इसका चीन। आइए जान लेते हैं। चीन ने एक मैगलेवे ट्रेन का अनावरण किया है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वयं विकसित और तटीय शहर चिंगदाओ में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए मैगलेवे ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। अब ट्रेन के बारे में, शंघाई में एक छोटी मैगलेवे लाइन है जो इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से शंघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे। अक्टूबर 2016 में शुरू की गई हाई स्पीड मैगलेवे ट्रेन परियोजना ने 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन की गई शीर्ष गति के साथ एक चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रोटोटाइप का विकास देखा और जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया। अब चीन की राजधानी है भाई बीजिंग और चीन की मुद्रा है रमनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ओके, तो प्यारे बच्चों
आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय विरासत संस्था। अब भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित की जाएगी? अब जो भारतीय विरासत संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है आपके नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? नोएडा के अंदर। आइए जान लेते हैं। सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध, अब नोएडा में गौतम बुद्ध नगर है, सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारण, संरक्षण, एपिग्राफी और नुमिजिमास्टिक, पांडुलिपिक विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में प्रास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इस संस्थान की स्थापना पुरातत्व संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, नेशनल म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स नई दिल्ली के अकादमिक विंग को एकीकृत करके की जा रही है, जिसे एक विश्वविद्यालय जो है माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएमजीसी ने कहां पर 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? जो एनएमजीसी है कहां पर 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन तीनों को। तो इसका राइट होगा भाई आपका उत्तराखंड में। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित खंड है और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियां जैसे भेला, ढेला, किच्छा, नंदौर, पिलखा और कोसी छोटी नदियों पर हैं। परियोजनाओं में कुमाऊं क्षेत्र में 6 प्रदूषित नदी खंड शामिल होंगे। शेष 3 प्रदूषित शहरों में से जगजीतपुर, हरिद्वार में गंगा की परियोजना पहले ही चालू हो चुकी है और शेष 2 पर नमामि गंगे परियोजना पहले से ही निष्पादन के अधीन है। इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 199.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति लागत से जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड की सीवरेज योजना चरण 1 को मंजूरी दी गई है। तो जान लेते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल है भाई बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। ओके, तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जो है आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना को 25 रिमोट कंट्रोल तोहफे कौन सौंपेगा? अब नौसेना को जो 25 कंट्रोल तोहफे कौन सौंपेगा? OFT, TOF, F40, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सौंपेगा भाई? OFT सौंपेगा। तो ये जान लेते हैं।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिपल्ली ने भारतीय नौसेना को 12.7 मिमी M2 नाटो स्थित रिमोट कंट्रोल गन और 10 भारतीय तटरक्षक सौंप दी है। यह एल्बिट सिस्टम इजराइल से प्रौद्योगिकी समझौते के हस्तांतरण के साथ निर्मित है। यह बंदूक दिन और रात के संचालन के माध्यम से लक्ष्य के अवलोकन और ट्रेनिंग के लिए एक इनबिल्ड CCD कैमरा, थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस है। बंदूक समुद्री अनुप्रयोग के लिए है और दूर से लक्ष्य को भेद सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डमैन सेचस ने कहाँ पर खोला है अपना वैश्विक केंद्र? अब गोल्डमैन सेचस ने अपना वैश्विक केंद्र खोला है, वो कहाँ पर खोला है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि गोल्डमैन सेचस ने कहाँ पर खोला है अपना वैश्विक केंद्र। ऑप्शन है आपके चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट क्या होगा भाई कि कहाँ पर खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला है। आइए जान लेते हैं। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है गोल्डमैन सेचस ने भारत में इंजीनियरिंग और बिजनेस नवीनीकरण के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नई सुविधा खोली है। हैदराबाद बैंकिंग और वित्तीय सेवा के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। कार्यालय में साल के अंत तक लगभग 800 लोगों के होने और 2023 तक 2500 से अधिक लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। नया कार्यालय इंजीनियरिंग, वित्त, मानव पूंजी प्रबंधन और उपभोक्ता बैंकिंग के लिए समर्थन और डिजिटल बैंकिंग में विशेषज्ञता, कृत्रिम बुद्धि और मशीन सीखने के क्षेत्र के कार्य की मेजबानी करेगा। अब गोल्डमैन सेचस के CEO है डेविड M सोलोमन और गोल्डमैन सेचस का मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और गोल्डमैन सेचस की स्थापना हुई थी भाई 1869 में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है? जो राष्ट्रीय खेल हैं अगर उनमें कोई पुरस्कार लेके आता है तो उनको सरकारी नौकरी का जो आश्वासन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है? असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई असम के मुख्यमंत्री ने। आइए जान लेते हैं असम राज्य के मुख्यमंत्री। अब असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब से असम के सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सदन बॉक्सर लवलीन बोरगोहने को एक सद्भावना संदेश भेजेगा जो टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए होड़ में हैं। मुख्यमंत्री ने असम विधानसभा कैबिनेट की बैठक के 6ठे दिन खेल पेंशन बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार खिलाड़ियों की पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की योजना बना रही है। अब असम राज्यपाल कौन है भाई? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है?
हिम्मत बिस्वा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्तार अब्बासी नकवी को किस सदन के उपनेता नियुक्त किया है। अब जो मुख्तार अब्बास नकवी को किस सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है भाई। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई राज्यसभा। ये जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की है। नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, जिन्हें उच्च सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। ओके, गोयल और नकवी दोनों ने उनके लिए अपना काम पूर्व निर्धारित किया है। उन्हें उच्च सदन में विपक्ष को संभालना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयकों को पारित करने की अनुमति देने के लिए सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने विकसित किया है पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण। ओके, जो किसने विकसित किया है पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण एमलैक्स। तो किसने किया है भाई। ऑप्शन है आपके आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा भाई, किसने विकसित किया है ये पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण। ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आइए जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलैक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदलने में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। सांस के दौरान उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वह ट्रिप होगा। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ाकर 2800 टीपीडी हो गई है। इसके अलावा दूसरी लहर के साथ 700 टीपीडी के पूर्व कोविड-19 सत्र की तुलना में मांग में 7 गुना से अधिक प्रतिदिन 5000 टन की वृद्धि हुई है। जब तक सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप में ऑक्सीजन उपयोगकर्ता द्वारा छोड़ी गई CO2 के साथ बाहर धकेल दिया जाता है। एमलैक्स के बारे में। दूसरी ओर एमलैक्स ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली थी जो रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रनाइज करती है। इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करती है। चूंकि एमलैक्स सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है, जब रोगी CO2 छोड़ता है यह उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईओसी कहाँ स्थापित करेगा अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। जो आईओसी है वो अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है भाई उत्तर प्रदेश में। आइए जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी।
यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजना की घोषणा की गई है। इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी, जो वह सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से पैदा करती है। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए मथुरा को TTZ से निकटता के आधार पर चुना गया है। हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीनतम चर्चा है। हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन इसका निर्माण ऊर्जा गहन और इसमें कार्बन उपोत्पाद है। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है भाई? श्रीकांत माधव वैद। और इंडियन ऑयल का मुख्यालय है भाई मुंबई। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 के अंदर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार जो है कर लेगा? 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक, क्या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन होगा सी, 2025 तक। आइए जान लेते हैं। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। योजना के बारे में, यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, जो कि विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में है, एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है। योजना के आरंभ से अब तक 26,204.49 करोड़ रुपए के 1,16,266 ऋणों का विस्तार किया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रुपए 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बीच बढ़ाया जाता है। ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलते हैं। S-500 यानी कि S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने, श्रीलंका, भारत या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट क्या होगा भाई? ऑप्शन ए, रूस ने किया है। आइए जान लेते हैं। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी परीक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को मारा। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंड एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पहले S-500 सिस्टम, जिन्हें ट्रायम्फेट M भी कहा जाता है, और प्रोमेथियस को मॉस्को शहर के बाहर एक वायु रक्षक इकाई में रखा जाएगा। S-500 मिसाइल प्रणाली के बारे में कुछ बातें। S-500
दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। ये हमारी हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है और उसके बाद हमने कुछ जो है ट्रिक वोकैब भी बनाई है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। S-500 जिसे प्रोमेटी या 55R6M ट्रिमफैड्रो M के रूप में जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा है और अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में, सॉरी गलत पढ़ दिया यहाँ से, ऐसे ये एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति कौन है भाई? व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।